नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि लियोन जिया को किस कर लेता है। अब आगे लियोन जिया को वही जगह पर लेकर जाता है जहां लियोन और आई.एम की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। वो पेड़ के नीचे से एक बॉक्स निकालकर जिया को दिखाता है जो पास्ट में उसने ही जमीन के अंदर दबाई थी। वो बताता है कि जेसियन डायनेस्टी के समय में भी एक ऐसा दिन होता था जो वैलेंटाइंस डे की तरह मनाया जाता था। उस समय हर साल उस टाइम के अकॉर्डिंग 5 मार्च को यह दिन मनाया जाता था जब सभी कपल्स एक दूसरे को प्यार के निशानी के तौर पे गिंग को नट्स देते थे, और उसी दिन आई.एम ने भी मुझे ये दिया था। जिया बोलती है, अच्छा तो तुमने अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का गिफ्ट संभाल कर रखा हुआ है। जली ना। एक्चुअली पास्ट में जब आई.एम ने लियोन को गिंको नट्स गिफ्ट के तौर पर दिया था तो उसने उसे हाफ प्रपोज भी किया था। हाफ प्रपोज, यही सोच रहे हो ना? अरे मैं बताती हूँ, सुनते जाओ। गिंको नट्स देकर आई.एम बोलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम सभी की रक्षा करते हो तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। लियोन पूछता है, लेकिन तुम ही क्यों? आई.एम बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सुना आपने, इसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि इसने हाफ प्रपोज किया था। आई.एम की बात सुनकर लियोन उसे डांट देता है, ये बोलकर कि तुम खुद इतनी कमजोर हो और मेरी रक्षा करोगी सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे बातें कर ले रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे लिए कोई खास बन गई। तुम अपने सपने में भी मेरे जितना शक्तिशाली नहीं बन सकती। बड़ी आई मेरी रक्षा करने वाली पिद्दी सी इंसान कहीं की। चली जाओ यहाँ से और दोबारा लौटकर कभी मत आना। उसकी बातें सुनकर आई.एम इमोशनल हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लियोन भी इमोशनल होने लगता है। प्रेजेंट में जिया उसकी बातें सुनकर बोलती है, तुमने उससे जो कुछ भी कहा था वो जानबूझकर नहीं कहा था, है ना? लियोन बोलता है कि मैं डर गया था। ओहो, लियोन भी डरता है? ये समस्या है। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा अगर मैं किसी इंसान के प्यार में पड़ गया जो एक ना एक दिन मर जाएगा, जबकि मैं अमर हूँ। जिया पूछती है, तो फिर तुम दोनों दोबारा कैसे मिले? क्या तुम उससे मिलने गए थे? लियोन बोलता है, मैं एक माउंटेन स्पिरिट हूँ जो अपने माउंटेन पर राज करता है, इसलिए मैं अपने माउंटेन से बंधा हुआ हूँ। अगर कोई भी माउंटेन स्पिरिट अपने माउंटेन से बाहर जाता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। तो हुआ ये कि एक दिन बुरी आत्माओं का पीछा करते करते मैं गलती से अपने माउंटेन की सीमा से बाहर चला गया। फिर पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ लियोन जख्मी हालत में किसी गांव में वहाँ के लोगों से छुप रहा होता है, क्योंकि सारे गांव वाले उसे मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, ये कहकर कि एक 9-tailed फॉक्स ने उनके गांव में हमला कर दिया है। गांव वाले मशाल लेकर उसके पीछे आ रहे होते हैं। तभी आई.एम उसे बचाने के लिए एक कोपचे में ले जाकर उसे किस करने लगती है। जब गांव वाले वहाँ पहुँचते हैं तो ये दृश्य देखकर दे बी लाइक, राम राम राम, अधर्मी पापी निर्लज मनुष्य, इस उम्र में ये सब देखना पड़ रहा है। शिव 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 शिव, घोर कलयुग आ गया। अरे बाबा, अनर्थ होने वाला है। और यही सब बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आई.एम सबसे छिपते छिपाते उसे गांव के सीमा पर लेकर आती है और बोलती है कि इस रास्ते से जाओ, तुम्हें जल्द ही तुम्हारा जंगल दिख जाएगा। लियोन उसे कुछ बोलना चाहता था पर वो उसकी बात काटते हुए बोलती है कि आज न मैंने कुछ देखा और न ही कुछ सुना, और फिर वहाँ से जाने लगती है। लियोन पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और थैंक यू बोलता है। साथ ही ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला एक ना एक दिन जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद उन दोनों की उंगलियों में एक लाइट फ्लैश करने लगती है जिसे हम एहसान की निशानी कह सकते हैं, क्योंकि ये तब अपीयर होती है जब कोई भी लोमड़ी किसी के एहसान के तले दबा होता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ इमुगी खाना खा रहा होता है और लियोन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी लियोन इधर से हाथ डालता है और उधर इमुगी बॉय का कॉलर पकड़ लेता है। इमुगी बॉय झटके से उसके हाथ को हटाता है, लेकिन लियोन के हाथ में उसके शर्ट का एक बटन आ जाता है। लियोन बोलता है, मिल गया, अब बस तुम इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। उसके बाद वो चवन्नी सी मुस्कान देने लगता है। प्रेसिडेंट के पूछने पर बताता है कि ये पड़ाव पूरा हो चुका है। चौपट रानी की मदद से मैं जान चुका हूँ कि लियोन जिया को इस जिंदगी में बिल्कुल नहीं मार पाएगा, जैसा कि उसने पिछली जिंदगी में किया था। प्रेसिडेंट पूछता है, लेकिन वो दोनों ही क्यों? इमुगी बॉय बोलता है, वो सब कुछ मेरा होने वाला था, माउंटेन स्पिरिट का पद भी और उसकी औरत भी, इसलिए मैं उससे माउंटेन स्पिरिट का शरीर भी ले लूंगा और उसकी औरत को अपनी दुल्हन भी बनाऊंगा। क्या यार, यहाँ एक ही अनार है और 2 बीमार उसके पीछे पड़े हैं। एंड फॉरगेट ऑल थिंग्स, बस मुझे कोई ये बताओ कि जिया को सभी लोग औरत औरत ही क्यों बोलते रहते हैं? अरे उसका नाम इतना ही हार्ड है तो इसके पीछे क्यों पड़े हो दोनों? एक उसे मारना चाहता है तो दूसरा उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, पर ढंग से एक नाम नहीं लिया जा रहा है इनसे। आई एम सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो।
इधर लियोन जिया को वही झरने के पास लाता है जहाँ पास्ट में दोनों समय बिताया करते थे। जिया झरने की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी लियोन उसे पूछता है कि तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रही? तुम नहीं जानना चाहती कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया, तुम्हारी जान क्यों ली? जिया बोलती है नहीं, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि इस कहानी के सारे पहलू मुझे नहीं पता। आई एम श्योर कि इस 9-tailed फॉक्स की पूरी कहानी में एक ऐसी दुख भरी कहानी भी होगी जहां इस 9-tailed फॉक्स को ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पहले प्यार की जान लेनी पड़ी होगी। उसके बाद पास्ट का वही लड़ाई वाला मोमेंट दिखाया जाता है जहां अयम लियोन को अपने तीरों से छल्ली कर देती है। लियोन ये देखकर हैरान हो जाता है। और बस इतना ही नहीं, उसने तो जेवॉन और किम जो पास्ट में उसके सेवक हुआ करते थे उन्हें भी मार दिया था। लियोन हैरान होकर पूछता है कि अयम तुमने मुझ पर तीर क्यों चलाई? अयम के शरीर में घुसा इमुगी बाबा बोलता है, एक माउंटेन स्पिरिट हमेशा सावधान और चौकन्ना रहता है, पर मैंने तो तुम पर तीर चला दी। इस औरत का शरीर तो बहुत काम का निकला। ये सुनकर लियोन समझ जाता है कि इमुगी ने अयम को अपने वश में कर लिया है और वो गुस्से से तनमना जाता है। इमुगी बाबा बोलता है, बहुत दिनों बाद मिले लियोन, पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया? लियोन गुस्से से पूछता है कि अयम कहाँ है? इमुगी बोलता है, यहाँ मेरे अंदर। उसने अपनी मर्जी से अपने पिता को बचाने के लिए अपना शरीर मुझे दे दिया। लियोन गुस्से से बोलता है, उसके शरीर से बाहर निकलो, और उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। इमुगी बाबा बोलता है, मैं तुम्हें एक चीज बताना तो भूल ही गया, इन तीरों में शमशान के इवनिंग प्रिमोर्स लगे हुए थे। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछे, मैं आपको बता दूं कि इवनिंग प्रिमोर्स ही एक सिंगल चीज है जो माउंटेन स्पिरिट को कमजोर कर सकती है। वो भी हर तरह के प्रिमोर्स नहीं, बल्कि वो प्रिमोर्स जो शमशान में मुर्दों के ऊपर उगते हैं। बस यही एक चीज है जो माउंटेन स्पिरिट को कमजोर कर सकते हैं। और अगर आपको एपिसोड 3 वाला वो जादूगरनी आंटी का इंसिडेंट याद होगा तो ये भी याद होगा कि कैसे उसने भी इवनिंग प्रिमोर्स की ही मदद से लियोन को उतनी देर तक रोके रखा था। तो अब तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे, राइट? ओके देन, चलिए अब एपिसोड पर आते हैं। लियोन उन तीरों को निकालकर इमुगी बाबा से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते वो बोलता है कि अयम के शरीर से बाहर निकलो, और इमुगी बाबा उन्हीं इवनिंग प्रिमोर्स वाले तीरों से उस पर हमला कर रहा होता है। उसके बाद बाजी पलट जाती है और लियोन अपनी तलवार इमुगी बाबा पर तान देता है। अरे लियोन एक माउंटेन स्पिरिट है, उसे हराना इतना आसान नहीं। लियोन उसे बार बार अयम के शरीर से बाहर आने को बोल रहा होता है, तो उसी के जवाब में इमुगी बाबा हंसकर बोलता है, क्या मुझे इसकी जान लेकर इसके शरीर को छोड़ना चाहिए? He is simply trying to blackmail लियोन कि मैं इस औरत की जान ले सकता हूँ ताकि वो कमजोर पड़ जाए और इमुगी बाबा की बात मान ले। और इसीलिए लियोन उसे बोलता है कि अयम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें क्या लगा तुमने उसका इस्तेमाल किया है मुझ तक पहुँचने के लिए? पर पता है सच्चाई क्या है? मैंने उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। उसके बाद दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। लड़ते वक्त अयम को देखकर लियोन बार बार कमजोर पड़ रहा था, जिसका फायदा इमुगी बाबा उठा रहा था। उसके बाद जब वो हारने लग गया तो अयम होने की एक्टिंग करने लगा। वो रोते रोते बोलने लग गया कि मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे आखिरी समय तक मुझसे प्यार करोगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ऑस्कर दिला रहे इसको। उसकी एक्टिंग से लियोन को लगता है कि शायद अयम अपने सेंसेस में आ गई है और वो उसके करीब जाने लगता है। तभी इमुगी बाबा अपने बगल में पड़े एक हथियार से लियोन पर हमला करता है और उसकी तलवार छीनकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रुक जाता है। अयम अपने सेंसेस में आ चुकी है। एक तरफ इमुगी बाबा लियोन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ अयम उसे ऐसा करने से रोक रही है। लियोन बोलता है, अयम क्या ये तुम हो? ये सुनकर अयम तलवार फेंक पीछे खिसकते हुए बोलती है, करीब मत आओ, और अपने खून से सने हाथ को देखकर बहुत हैरान और इमोशनल हो जाती है। लियोन उसके करीब आकर बोलता है, ये तुम ही हो। अयम इमोशनल होकर बोलती है, मैंने गांव वालों को मार दिया। तभी उसकी नजर पास्ट के जेवॉन और किम की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रोते हुए बोलती है, मैंने सभी लोगों की जान ले ली। लियोन बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो शौक से उसके सामने धम से बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है कि मेरी मदद करो लियोन, मुझे इन निर्दोष और मासूम लोगों की जान लेने से रोको, मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने से रोको, मुझे मार दो। लियोन उसके पास बैठकर उसे प्यार से समझाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी फिर से इमुगी बाबा अयम के शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो तलवार लियोन के शरीर में घुसा देता है। फिर अपना सिर झटकाते हुए बोलता है कि ये लड़की को ज्यादा ही उग्र है। उसके बाद लियोन से बोलता है कि तुम इस लड़की की जान भी नहीं ले सकते, पर तुम मुझे भी जिंदा नहीं रहने दे सकते। अब क्या करोगे बचवा? लियोन खुद को संभालते हुए बोलता है, तुम मेरा शरीर चाहते हो ना, तो ले लो मेरा शरीर और अयम को जाने दो। लियोन की बातें सुनकर इमुगी बाबा बोलता है, आहा कितना प्यार भरा है, तुड़ुलव। लियोन बोलता है, मैं एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराऊंगा, तुम्हें एक माउंटेन स्पिरिट का शरीर चाहिए या उसका? इमुगी बोलता है, ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूँ, पर तुम मुझे अपना दिल दे दो। What did you say?
तुम मुझे अपना दिल दे दो। Wait a minute. तुम मुझे अपना दिल दे दो। रुको जरा, सब्र करो। मैंने सुना है कि माउंटेन स्पिरिट्स की सारी एनर्जी उनके दिल में रहती है, इसीलिए मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। अच्छा। लियोन इमोशनल होकर बोलता है, आयम, तुम मुझे सुन रही हो ना? मुझसे एक वादा करो। वादा करो कि तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओगे, मुझे भूल जाओ और एक अच्छी और लंबी जिंदगी जियो। और तलवार उठाकर खुद को मारने लगता है। तभी आयम उसे रोक देती है। वो फिर से अपने सेंस में आ चुकी है। वो बोलती है, किसने कहा कि तुम मर सकते हो? लियोन, तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, पर मैं तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहूंगी। तुम मुझे कभी मत भूलना। लियोन घबरा कर बोलता है, ये तुम क्या बोले जा रही हो? आयम बोलती है, मैं अपने कब्र से रेंगते हुए बाहर आ जाऊंगी अगर तुमने कभी भी किसी और औरत से प्यार किया। लियोन घबराते हुए अपनी तलवार को उसके हाथ से छुड़ाने लगता है। आयम तलवार को कस के पकड़ते हुए बोलती है, मेरे जिस एहसान तले तुम दबे हो, आज उस एहसान का बदला चुकाओ। लियोन डर कर बोलता है, नहीं। तभी दोनों की उंगलियों का वो एहसान वाला निशान फिर से फ्लैश करने लगता है। उसका दाहिना हाथ उसके असली फॉर्म यानी कि लोमड़ी के हाथ में बदल जाता है। आयम बोलती है, मेरी हत्या कर दो। और ना चाहते हुए भी उसे वो गिरने लगती है और लियोन उसे अपनी बाहों में ले लेता है। उसके बाद उसके हाथ से वो एहसान की निशान वाला रिंग गायब हो जाता है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आयम बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। और फिर मर जाती है। लियोन उसके शरीर को पकड़ा वहीं बैठा बहुत रोने लगता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां लियोन अपने उसी हाथ को देख रहा होता है। जिया उसके हाथ पर हाथ रखकर बोलती है, थैंक यू लियोन, अपना वादा ना तोड़ने के लिए और मुझे ना भूलने के लिए। और आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना लंबा इंतजार करवाया। उसके बाद लियोन उन गिंगो नट्स को खत्म कर देता है। जिया बोलती है, ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था। लियोन बोलता है, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम अपने अतीत की परछाई नहीं हो, तुम हो। मैं अच्छे से तुम्हें देखूंगा, लेकिन आयम की परछाई की तरह नहीं, क्योंकि तुम हो। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों में एक प्यारा सा हग यानी कि आलिंगन होता है और अब ये दोनों निब्बा निब्बी अपने एकदम सच्चे वाले प्यार यानी कि ट्रू लव में पड़ चुके हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि ली रैंग कॉल पर लियोन से बात कर रहा है। ऑल्दो वो लियोन के सही सलामत होने पर बहुत खुश है, पर है तो अपना रूड बाबा ही ना, तो अपनी बबल प्राइड छोड़कर कैसे बात कर सकता है? तो इसीलिए वो लियोन से अपने रूड और एरोगेंट अंदाज में बात करता है। फोन रखने के बाद अचानक से उसे दर्द होने लगता है। यूरी फौरन दौड़ते हुए उसके पास आती है। ली रैंग बोलता है, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। फिर पता चलता है कि शिंजू की ट्रीटमेंट के बाद वो जहर के प्रभाव से तो बाहर आ गया है। अब इसे जहर से कोई खतरा नहीं, पर इसका लाइफ स्पैन खत्म हो रहा है। जी हाँ, आपको उन ग्राउंड चेरीज यानी कि उन लालटेन जैसी चीज के बारे में तो याद होगा। अरे वही जिसकी मदद से अभी तक वो फुद्दू प्रेसिडेंट और ली रैंग जिंदा है। हाँ, तो उस लाल वाले फल में कैद जिस आत्मा का ये लाइफ यूज कर रहा था, उसका लाइफ अब खत्म होने वाला था। सो दैट्स व्हाई इसका भी लाइफ स्पैन अब खत्म होने वाला है, विच मीन कि इसको फिर से लालटेन वाले पौधे के एक फल को सूंघना होगा। इसीलिए यूरी बोलती है कि फिर से जाकर ग्राउंड चेरीज खा लीजिए ताकि आप ठीक हो जाए। इस पर ली रैंग बोलता है कि लियोन कुछ ही देर में यहाँ आने वाला है, मैं उसे इमुगी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। सिर्फ मैं ही हूँ जो इमुगी के बारे में बता सकता है कि वो कैसा दिखता है। यूरी बोलती है, और आपका क्या? प्लीज लियोन से मत मिलो, आप इमुगी के पास जाओ और ग्राउंड चेरीज की मदद से खुद की जान बचाओ। ली रैंग उसे समझाता है और लियोन को इस बारे में कुछ भी बताने से मना करता है। यूरी उसके लिए रोने लगती है कि नहीं, आप इमुगी के पास जाओ, अपनी जान बचाओ। ली रैंग उसे समझाता है और टिश्यू से उसका नाक पोंछता है। इधर लियोन अपने कार में ली रैंग से मिलने जा रहा होता है। वो अपने साथ वही अजीज के फूल भी ले जा रहा था जिसके बारे में ली रैंग ने भुक्कड़ों के जंगल में कहा था कि उसे उन फूलों का स्वाद भी याद नहीं। इधर जेहवन अभी भी इस बात को लेकर क्यूरियस है कि उसने जिया के बॉयफ्रेंड यानी कि लियोन को पहले कहीं तो देखा है, पर वो याद ही नहीं कर पा रहा था कि कहाँ देखा है। तभी जिया आकर उन दोनों को बताती है कि लियोन वही लाल छाते वाला बंदा है। ये सुनकर दोनों का दिमाग खराब। उधर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। ली रैंग को लगता है कि लियोन आया है और वो दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि दरवाजे पर लियोन नहीं बल्कि ये फुद्दू प्रेसिडेंट खड़ा है।
उसके बाद दिखाया जाता है कि यूरी बहुत परेशान है और बार बार ली रैंग को कॉल कर रही है कि अचानक से वो कहाँ चला गया। तभी लियोन वहाँ आता है और उसे देखकर यूरी हैरान होकर बोलती है लियोन। उसे लगा था कि शायद ली रैंग लियोन के साथ कहीं बाहर गया है, बट लुक्स लाइक दैट्स नॉट द केस। लियोन बोलता है तुम मुझे जानती हो, वैसे ली रैंग कहाँ है? यूरी थोड़ा रूडली बोलती है पता नहीं, मैं बाहर गई थी और जब वापस आई तो देखा ली रैंग यहाँ है ही नहीं और कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। लियोन बोलता है तुम्हारे इस रूड बिहेवियर से मैं बता सकता हूँ कि तुम वही नेकलेस चोरनी हो, है ना, उस कुत्ते की मालकिन, और हाँ 99% वाली भी। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद लियोन टेबल पर रखा ली रैंग का खाना जो यूरी उसके लिए लेकर आई थी खाने लगता है। अबे साले। उधर ली रैंग और फुद्दू प्रेसिडेंट बातें करे होते हैं। लालटेन वाले फल के बिना ली रैंग की हालत खराब हो रही होती है। फुद्दू प्रेसिडेंट उसे वो ग्राउंड चेरीज ऑफर करने की कोशिश करता है ताकि उन ग्राउंड चेरीज को लेकर ली रैंग फिर से इनके साथ मिल जाए और इमुगी बाबा का राज ना खोले। पर अपना ली रैंग अब रावण से राम मानुस बन चुका है। अब वो फॉरेन प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि बाबा रामदेव की शुद्ध देसी शुद्ध और देसी प्रोडक्ट पर विश्वास करता है, इसलिए अब वो लालटेन नहीं खाएगा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, ली रैंग उन चेरीज को कंज्यूम करने से मना कर देता है क्योंकि अब इसके पास 3 पहलू हैं। पहला तो ये कि इसे पता चल चुका है कि इमुगी बॉय किसी का भी सगा नहीं है, उसने तो इसकी जान खतरे में डाल दी जबकि ये उसका साथ दे रहा था। दूसरा ये कि इसके पास इसका बदले की आग बची ही नहीं है क्योंकि वो आग लगाई ही गलत गई थी। असल में तो आग की जगह फूल उगने चाहिए थे क्योंकि इसके भाई ने कभी भी इसका साथ छोड़ा ही नहीं था। और तीसरा ये कि अब ये फिर से अपने बड़े भैया का छोटा भाई बन चुका है। जो भैया बोलेंगे वो मैं करूँगा। फुद्दू प्रेसिडेंट ली रैंग को अपनी बातों से बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा होता है, बट अपना ली रैंग इज नॉट अ बच्चा एनीमोर, वो अपने भाई का भक्त बन चुका है। लियोन भैया की फुद्दू प्रेसिडेंट की बातों से ली रैंग भड़क जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार इमुगी बाबा उसे बचाने के लिए नहीं आता है जैसा पिछले बार आया था। इसीलिए ली रैंग समझ जाता है कि इस वक्त इमुगी बॉय घर पर नहीं है, वरना वो इसे इस बार भी रोक देता। अब तेरा क्या होगा कालिया? इधर ली रैंग पूरा खाना खाकर टिश्यू से अपना मुंह साफ कर रहा होता है। लियोन बोलता है क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रही हो? यूरी बोलती है तुम्हारा हो गया तो अब निकलो यहाँ से। लियोन उठकर उसके पास आता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो उसे बहुत अच्छे से सुनाएगा, पर अगले ही पल वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। बाल बचे। लियोन फ्रिज खोलता है लेकिन बेचारे को आइस क्यूब्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है। उसके बाद दोनों में बहस होने लगती है। यूरी गुस्से में ऊंची आवाज के साथ उसे बात कर रही होती है और लियोन कामली उसकी सारी बातों के नहले पर दहला मारते हुए उसे और ज्यादा भड़का रहा होता है। वो बोलती है कि ली रैंग से दूर रहो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ली रैंग हंस कर बोलता है तू है कौन बे? यूरी बोलती है मैं यूरी हूँ। लियोन बोलता है मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। यूरी बोलती है अभी तो तुमने पूछा। लियोन बोलता है तुम इतनी स्मार्ट तो नहीं लगती। ली रैंग और तुम आपस में बातें कैसे करते हो? यूरी बोलती है मैं स्मार्ट हूँ। लियोन बोलता है और वो कैसे? उसके बाद यूरी ली रैंग की छोटी छोटी आदतें और खाने को लेकर पसंद नापसंद की चीजों के बारे में बताती है। ये सुनकर लियोन को बहुत खुशी होती है। यूरी गुस्से में बकबक करते करते लियोन को ली रैंग की हालत और ग्राउंड चेरीज वाली बातें बता देती, बट अचानक से उसे ली रैंग की बात याद आती है कि उसने लियोन को इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया है और वो चुप हो जाती है। लियोन उसे अचानक से बीच में चुप हो जाने का कारण पूछता है तो शी भी लाइक अरे तू जा रही। उधर ली रैंग को अपने पास आता देख फुद्दू प्रेसिडेंट हंसने लगता है। फिर बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मेरे एहसान के तले दबे हुए हो। फिर उसकी उंगलियों में भी एहसान की निशानी वाला वो रिंग फ्लैश करने लगता है। उसके बाद पास का वो मोमेंट दिखाया जाता है जब लियोन के ली रैंग पर तलवार से वार करने के बाद वो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पास यही फुद्दू प्रेसिडेंट जो पास्ट में जिया के राज्य का गद्दार था आता है और वही फल उसे सुंघाता है जिससे ली रैंग के जान में जान आ जाती है और दोनों के हाथ में वही एहसान की निशानी फ्लैश करती है। प्रेजेंट में यही निशानी को देखकर ली रैंग बहुत बेबस फील करता है। फुद्दू प्रेसिडेंट ली रैंग को लालटेन फल ग्राउंड चेरीज देते हुए बोलता है कि इसका इस्तेमाल कर लो क्योंकि अभी तुम्हें मेरे एहसान का बदला चुकाना है। तुम्हारे पास 2 दिन है, लियोन को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उसका शरीर चाहिए। ऑब्वियसली फॉर इमुगी बॉय। ये सुनकर ली रैंग का चेहरा उतर जाता है। इधर लियोन ली रैंग का इंतजार कर रहा होता है और यूरी साइड में मुंह बनाकर खड़ी होती है। लियोन को उसकी चिढ़ देखकर बहुत मजा आ रहा होता है।
पर इतनी देर बाद जब ली रैंग नहीं लौटता है तो वो बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए। यूरी बोलती है हाँ हाँ जाओ जाओ ना, बाय बाय। लियोन खुश होकर बोलता है कि ली रैंग हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में शिकायतें करता रहता है, पर उसकी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। अगर तुम उसकी रक्षा कर ही रही हो तो प्लीज अंत तक उसकी रक्षा करना। उसके बाद अजेल्स के फूल को यूरी को देते हुए बोलता है कि ये ली रैंग को दे देना, ये तुम्हारे खाना खिलाने के बदले में है। फिर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ली रैंग फुद्दू प्रेसिडेंट के घर से बाहर निकलता है और कोई छुप कर उस पर नजर रखे हुआ है। और इसी के साथ एपिसोड का पहला पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी अलग अलग नौटंकियाँ होती रहती है जो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। अकाउंट का नाम आपके स्क्रीन पर स्लैश हो ही रहा है, साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दी हुई है, तो जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।